नमस्कार। क्लासिकल ग्रंथों के पढ़ने की पद्धति के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पिछले जो हमारे अंक रहे हैं उसमें मैंने आप लोगों को हर्मेनेटिक्स, उसकी आवश्यकता और उसको पढ़ने की कुछ यानी कि हर्मेनेटिक्स से कुछ माध्यमों की जानकारी आपको दी है, जिसमें कि मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन की बात हमने की है, टोटलिटेरियनिज्म की हमने बात की है। आज जिस पहलू पर हम बात करेंगे वह फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन से संबंधित है कि कैसे नारीवादी तरीके से ग्रंथों की व्याख्या की जा सकती है। नारीवादी तरीके से ग्रंथों को पढ़ने या उनकी व्याख्या करने की जो एक पूरी पद्धति है वह व्यवस्थित रूप से 1960 के दशक में उभर कर सामने आई। और इस समय नारीवादियों ने दो तरीके से काम करना शुरू किया। एक तो उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जो अतीत में विचारक रहे हैं उन्होंने किस तरीके से स्त्री प्रश्न को देखा, और उनमें से उन्होंने कुछ ऐसे विचारकों को उनको पहचानने या उनको सामने लाने की कोशिश की जिन्होंने स्त्रियों के पक्ष में या स्त्रियों के अधिकारों के पक्ष में अपने बातों को रखा था। और बाद के समय में राजनीतिक दर्शन का या बहुत सारे राजनीतिक दार्शनिकों के लेखन का खुलकर एक तरीके से विरोध होने लगा, उनकी आलोचना की जाने लगी। 1960 के दशक में मैरी वोस्टनक्राफ्ट और इमा गोल्डमन जैसे महिला चिंतकों और फ्रेडरिक एंगल्स और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे पुरुष नारीवादियों के लेखन पर ध्यान केंद्रित किया गया। और उसमें विशेष रूप से जॉन स्टुअर्ट मिल ने काफ़ी मजबूती से महिलाओं के अधिकारों के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया था। और इसी दौर के लेखन में जॉन लॉक, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल के साथ साथ और कई लेखकों के लेखन में नारीवादी चिंताओं को सामने लाने का प्रयास किया गया। लेकिन जल्दी ही महसूस किया गया कि इनके लेखन में भी पर्याप्त रूप से पैट्रियार्किकल या पितृसत्तात्मक सोच मौजूद है, और पुरुष सिद्धांतकारों ने उन्हें आमतौर पर सार्वजनिक या नागरिक दायरे से बाहर रखा है। और इसके बाद के दौर में जो नारीवादी लेखिकाएँ हैं उन्होंने प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम और मिल के लेखन में मौजूद पितृसत्तात्मक सोच को बाहर लाने का काम किया है। और इस संदर्भ में हम यह देखें तो बहुत से जो राजनीतिक दार्शनिक हैं उनके लेखन में महिलाओं का प्रश्न पूरी तरीके से गायब रहा है, और परिवार को निजी क्षेत्र का मामला मानते हुए उसकी उपेक्षा की जाती रही है। तो जो नारीवादी व्याख्या है उसको अगर हम पढ़ें ध्यान से तो एक तो बात निश्चित रूप से यह आई कि नारीवादियों ने जो ग्रंथों का अध्ययन किया उससे पाठकों को यह समझ में आया कि कैसे अलग अलग तरीके के जो राजनीतिक दार्शनिक हैं उन्होंने महिलाओं के बारे में अपने विचारों को रखा है। जो सकारात्मक लेखक थे या जो लेखिकाएं थीं उनकी बातें तो सामने आई ही, हमें यह इंसाइट भी मिला कि अगर हम बहुत सारे राजनीतिक दार्शनिकों को जो कि अन्य मामलों में बड़े ही महान राजनीतिक दार्शनिक के रूप में आते हैं, अगर हम उनको नारीवाद की कसौटी पर कसें तो उनकी सीमा क्या होगी। इसके साथ ही समकालीन समय में बहुत सारे जो राजनीतिक ग्रंथ हैं या जो राजनीतिक दार्शनिक हैं उनके लेखन को पढ़ते हुए भी नारीवादियों ने एक अलग तरह की व्याख्या दी, जिससे उन तरह के लेखन की सीमाएं तो सामने आई ही, लेकिन इसके साथ ही एक आधार भी मिला जिसके माध्यम से कई सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम जॉन रॉल्स की किताब अ थियरी ऑफ जस्टिस की नारीवादी आलोचना पर ध्यान दें और एक तरीके से फेमिनिस्ट रिकंस्ट्रक्शन जो उसका कई नारीवादी लेखिकाओं ने किया उस पर ध्यान दें, तो हम ये पाएंगे कि एक ओर तो नारीवादी व्याख्या के द्वारा इस किताब की कमियों को रेखांकित किया गया, लेकिन दूसरी तरफ से उस पूरे सिद्धांत को एक नया आयाम देने की भी कोशिश की गई इस तर्क के आधार पर कि अगर इसमें महिलाओं को सम्मिलित किया जाए और इस सिद्धांत को परिवार के भीतर लागू किया जाए तो यह एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला सिद्धांत साबित हो सकता है। तो इस लिहाज से जो नारीवादी व्याख्या है वह स्त्री की नज़र से राजनीतिक दर्शन या क्लासिकल ग्रंथों को पढ़ने का एक आधार मुहैया कराती है और उनकी सीमाओं को बताती है, और कुछ मामलों में वह एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन करने का काम भी करती है कई महान राजनीतिक दार्शनिकों के तर्कों का। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ज़रूर है, लेकिन यह भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो नारीवादियों की या नारीवादी व्याख्याकारों की भीतर एक प्रवृत्ति है कि अगर किसी राजनीतिक दार्शनिक ने स्त्रियों के
बारे में नहीं लिखा है या उनकी उपेक्षा की है या उनके बारे में गलत तरीके से लिखा है, तो उन्हें उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए। यह जो एक प्रवृत्ति है या यह प्रवृत्ति जो कि एक नारीवादी व्याख्या से सामने आ सकती है, वह अपने आप में एक नकारात्मक पहलू है इस पूरी व्याख्या का। क्योंकि हमें यह मानने के बाद भी ऐसे बहुत सारे चिंतकों के संदर्भ में बातचीत जारी रखना होगा और यह देखना होगा कि अगर उनके विचारों को अगर इस्तेमाल किया जाए नारीवाद, नारी के अधिकारों के संदर्भ में या फिर एक बेहतर समाज बनाने के संदर्भ में, तो उसकी क्या भूमिका हो सकती है। मिसाल के तौर पर नारीवादी आधार पर एरिस्टोटल को पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो नेचुरली इन्फीरियर होती हैं, कमतर होती हैं पुरुषों से। लेकिन अगर हम एक समान नागरिकता की बात करते हैं, अगर हम यह तैयार करना चाहते हैं एक ऐसा सिद्धांत या एक ऐसा समाज जहाँ पर स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर या समान नागरिक के रूप में काम करें, तो निश्चित रूप से एरिस्टोटल या अरस्तु की रचनाओं से हमें एक दृष्टि मिलती है। तो ये एक जो खारिज करने की प्रवृत्ति है उस पर ध्यान देने की ज़रूर आवश्यकता है। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि यह हमेशा ही मौजूद नहीं है, कई सारी नारीवादी चिंतकों ने कई तरह के सैद्धांतिकरणों को एक नया रूप देने की कोशिश की है। लेकिन निश्चित रूप से हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी राजनीतिक ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उस पर हमें ज़रूर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों के प्रश्न पर उस ग्रंथ में किस तरह की बातें कही गई हैं और वो कितनी प्रासंगिक हैं या वो किस सीमा तक उस ग्रंथ को या उस राजनीतिक दार्शनिक को सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं। तो आज की मैं इस चर्चा को यहीं रोकता हूं। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।